वेलकम टू ऑल नॉलेज बडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्रॉम द लास्ट 3.5 ईयर्स वी आर टेकिंग पॉडकास्ट फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज़ और काफ़ी सारे स्पीकर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लोगों ने अपना थॉट शेयर किया है। और जो मिलेनियल्स हैं खासकर, अगर आप बात करें टेलीविज़न की, तो दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम आता था सिंदबाद द सेलर, और काफ़ी लोग उस समय उसको एंजॉय करते थे। और वो एक एनिमेशन के रूप में आपने देखा है, मूवीज़ में देखा है, और उसी को हम आगे कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम एक रियल सेलर को लेके आए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गौरव दीक्षित, जो कि बाय प्रोफेशन एक सेलर हैं, और हमारे साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से एक सेलर की जर्नी रहती है, क्या डिफ़िकल्टीज उसमें आती है, क्या लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, और अगर एक सेलर बनना हो तो क्या चीज़ें होनी चाहिए एक इंडिविजुअल्स के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले हम गौरव जी को बोलना चाहेंगे कि अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, किस तरीके से आप किस टाइम पे आपको लाइफ में लगा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, और आपकी जर्नी कैसी रही, कुछ ब्रीफ में कुछ शेयर करेंगे हमारी ऑडियंस से। ओके, तो मेरा नाम गौरव दीक्षित है और मैं सौरभ सर के साथ बचपन से क्रिकेट खेला हूँ। हम लोग पड़ोसी थे, हम लोग सेम स्कूल में जाते थे, सेम क्लास में थे। और मेरी जो जर्नी है मर्चेंट नेवी की, ये फ्रैंकली तब चालू हुई जब मैं 12th में फ़ेल हो गया था। बेसिकली उसके पहले उस टाइम पे 2003-2002 के टाइम पे जनरली ज़्यादातर लोग 80-90% लोग इंजीनियरिंग करते थे। बट मेरे वोकेशन को देख के मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ये सोच नहीं पाए कि मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, जैसे कि सौरभ सर हैं। तो उन्होंने मेरे सामने एक ये ऑप्शन रखा कि आप कुछ ऐसा करो जो कि थोड़ा हटके हो और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए आपकी लाइफ में। ऑप्शंस फ्रैंकली बहुत ज़्यादा थे नहीं मेरे पास। मेरे को आर्किटेक्ट बनना अच्छा लगता था, बिकॉज मेरे को घर डिज़ाइन करना, घर बनते देखना, कुछ भी नई चीज़ बनते देखने में इंटरेस्ट था। और दूसरा था मर्चेंट नेवी का, क्योंकि फ्रैंकली उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि आप जितनी कम पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। अच्छा, मेरे को ये नहीं पता था कि 32 साल तक मैं पढ़ता ही रहूँगा। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो ये था कि भाई कम पढ़ाई में आप पैसे कमाने लगोगे। तो भाई मैंने वो चूज़ कर लिया। अब उसमें क्या है कि उसमें भी दो फील्ड्स होते हैं, एक डेक साइड होता है, एक इंजन साइड होता है। सो माय फादर वाज लाइक कि अब इंजीनियर नहीं बनेगा भाई तू, मतलब तेरे को बनना है तो तू डेक साइड में जा, इंजीनियरिंग तेरे बस का नहीं है। 4 साल की इंजीनियरिंग तू 8 साल में कंप्लीट करेगा, क्या मतलब निकला। तो एंड ही हिमसेल्फ इज़ एन इंजीनियर फ्रॉम एमएसआईटी भोपाल। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली इंजीनियरिंग के लिए मेरे को डिस्करेज किया कि भाई तुम कुछ भी दूसरा कर लो, इंजीनियरिंग तुम्हारे बस का नहीं है। तो अच्छा, जो तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग एक स्मॉल टाउन से थे, हम सब लोग जो भी लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, हम सब लोग एक स्मॉल टाउन से थे। तो हम सब लोगों का एक एक जो सिंगल सपना था वो ये था कि भाई यहाँ से कहीं से निकलें। भाई जब तक आप अपनी कंफर्ट जोन को, अपने पहचान वालों को, अपने सराउंडिंग्स को जब तक आप छोड़ते नहीं हो, तो वो मेक इट बिग अकेले कर पाना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक्सप्लेन किया कि सर की सीरीज़ कैसे जर्नी रही सर की, और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने इस करियर के अंदर आप क्यों आए और क्यों चुना। तो थोड़ा सा उसमें कुछ गाइड करेंगे आप, जो यंगस्टर्स पॉडकास्ट को देखेंगे। यार, इस करियर में आने के जो रीज़न्स हैं वो इनिशियली सबके सेम रहते हैं। पहली चीज़ रहती है भाई घूमने को मिलेगा।
एडवेंचरस लाइफ होगी, ठीक है, और तीसरी चीज़ रहती है पैसा मिलेगा। अब जब हम इन तीनों चीज़ों को एक साथ रख के देखते हैं तो एक बहुत ही एक्साइटिंग करियर चॉइस लगती है उस टाइम पे, जब आप एक 17-18 साल के लड़के या लड़की रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं उस टाइम पे कि लॉन्ग रन में ये कैसा रहेगा, या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे। सो जैसा कि सब लोगों का मत रहता था, मेरा भी उस टाइम पे वही मत था, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट भी उतना ज़्यादा नहीं था, बट जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, मैंने जो भी उसमें पढ़ा, उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव था वो यही तीन थे। बाकी आपको दुनिया घूमने मिलेगी, घूमने का पैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ें थी, बट किसी ने ये नहीं बताया कि काम कितना करना होगा भाई। तो मैंने फ्रैंकली ये तीन चीज़ों के लिए चुना था इस करियर को। सबसे बड़ा मोटिव इसका यही था कि यार पैसा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रहती है वो एक ग्राफ के जैसी आपकी बढ़ती जाती है, और एक पॉइंट आता है व्हेन यू आर फाइनेंशियली वेरी स्टेबल इन योर लाइफ। ऑफ कोर्स उसके नुकसान अपन बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, काफ़ी अच्छे से आपने बताया, उसको हम आगे रन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम बहुत सारे प्रोफेशनल से मिलते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री के, तो आफ्टर 10 to 15 ईयर्स जॉब करने के बाद कई बार होता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल उतना उनको लगता है कि जो उनको रियल लाइफ में चाहिए था, और वो कहीं ना कहीं कुछ लोग अच्छे सेटिस्फाई होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो जैसा कि सेलिंग कैरियर आपका एक बहुत ही ऑड एंड जॉब है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है जो आपने टाइम दिया इस इंडस्ट्री को, कुछ बताएंगे? ओके, तो क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ इस करियर पाथ को लेके? यस, वेरी मच सो। आई ओ everything what I have in this life is because of this career. Secondly, इस करियर में जैसे कि हर करियर में है, 80% लोग बहुत अच्छे रहते हैं और 20% लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड, ईगोइस्टिक, भाई वो हर करियर में है। मेरे हिसाब से अगर आप एक सर्टेन करियर चुनते हैं, हाँ मैं ज़रूर संतुष्ट हूँ इस करियर से, बट जो लोग आगे इस करियर से जुड़ना चाहते हैं उनको इसकी पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए। अगर आपको इसकी पूरी सच्चाई नहीं पता होगी तो आप 10 साल क्यों, आप तो 5 साल में ही आपको हो जाएगा कि भाई हो गया अपना, तो मतलब अपन ने दुनिया घूम ली, पैसे कमा लिए, अब अपन कुछ और करते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग अब आपका वो टाइम जा चुका है, आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो एक सर्टेन प्रोफेशन में, आपने अपने आप पे इन्वेस्ट किया है, और इस फील्ड में आने के लिए भी काफ़ी पूंजी लगती है। और जैसे मेरे फादर को मेरे को याद है, उस टाइम पे यार अपने एमपी से ज़्यादा लोग सेलिंग में नहीं जाते थे, तो मेरे फादर से जो भी किसी से भी बात करते थे कि यार लड़के को ऐसा ऐसा मर्चेंट नेवी में भेजना है, तो एक अंकल ने बहुत सही बोला था, वो शायद चीफ इंजीनियर थे या कैप्टन थे, जो भी थे, उन्होंने बोला अरे दीक्षित साहब आप क्यों भेज रहे हैं अपने लड़के को, इतना पैसा खर्चा करेंगे, इससे अच्छा एक परचून की दुकान खुलवा दीजिए, है ना, जनरल मर्चेंट की, टाफी कंपट बेच के वो इतना कमा लेगा। तो बट एक नौकरी पेशा आदमी के लिए बिज़नेस सोचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आज भी है, पैसा हो चाहे ना हो। अगर आप एक नौकरी पेशा फैमिली से आते हैं तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए
मेरा जो मानना है कि बिल्कुल आप इस करियर को चूज़ करें, बट उसके सारे इफ़्स एंड बट्स एंड डूज़ एंड डोंट्स सब पता करने के बाद हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ भाई इस करियर से। ओके, गौरव जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा एक पॉइंट रखा कि यू हैव टू रिसर्च वेल योर इंडस्ट्री। मतलब अगर आप कोई भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप उसके डूज एंड वेल, मतलब क्या अच्छा है और क्या चीज़ उसमें अच्छी नहीं है, और इसके लिए बहुत अच्छे आजकल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और उनसे आप जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर चुके हैं, अगर उनसे आप कनेक्ट होकर पूछेंगे तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स हमने देखा है कि वो फ्रेशर्स या रिव्यूज़ पे चले जाते हैं, लेकिन आप अगर डायरेक्टली उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं आइदर थ्रू देयर फेसबुक प्रोफाइल और लिंक्डइन प्रोफाइल, तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप लेके इस इंडस्ट्री में जाएंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको हेल्प मिलेगी और ग्रोथ वाइज भी आपका अच्छा रहेगा। चलिए, इस सीरीज़ को हम आगे रन करते हैं, और अब आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो वहाँ पे हम शॉर्ट टारगेट्स लेके चलते हैं 5 to 10 ईयर्स का, और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में क्या आप प्लान कर रहे हैं, और आगे आप इसी इंडस्ट्री में क्या अपने आप को देख रहे हैं, क्या क्या किस हायरार्की में आप सोच रहे हैं कि यू वांट टू सम प्रमोशन लाइक दैट, तो कुछ उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे। यार इस इंडस्ट्री में फ्रैंकली स्पीकिंग सबके जो भी एक कैडेट बनता है, चाहे वो डेक कैडेट हो चाहे वो इंजन कैडेट हो, उसके जो करियर ग्रोथ के जो प्लान्स होते हैं या जो वो होते हैं, वो कैप्टन या चीफ इंजीनियर बनने के होते हैं। तो एज ऑफ नाउ आई एम सेलिंग एज अ चीफ ऑफिसर, और कैप्टन्स का एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो चुका है, तो प्रिटी सून आई वुड बी लुकिंग फॉर प्रमोशन एंड आई वुड वांट टू बी कॉल्ड एज कैप्टन गौरव दीक्षित एंड रादर देन मिस्टर गौरव दीक्षित। वो आपके नाम के सामने जब लग जाता है तो आप एक ट्रू सेंस में जो आप अचीव करने निकले थे वो लास्ट पड़ाव है। ऑफ कोर्स उसके बाद आप कैप्टन में सेल करने के बाद आप श्योर जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस चालू कर सकते हैं। बेसिकली आप जितनी जल्दी से जल्दी सेल्फ सफिशिएंट, मतलब मैं अपने केस का बता सकता हूँ कि जितनी से जितनी जल्दी आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं, उतनी जल्दी से जल्दी आपको, मतलब अगर आप चाहें तो इस फील्ड को छोड़ सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा इस पॉइंट पे कि इस फील्ड के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो ये है कि सेलिंग पिछले ऑलमोस्ट 6000 साल से चल रही है, मे बी उससे भी पुरानी हो, नोबडी नोज। द नोन ह्यूमन हिस्ट्री में 5-6 हज़ार साल हो चुके हैं। जॉब उतना ज़्यादा नहीं बदला है, ठीक है, पहले सेलिंग शिप्स होते थे, आज मोटर ड्रिवन शिप्स होते हैं, तो बट कार्गो तब भी कैरी हो रहा था, कार्गो आज भी कैरी हो रहा है। तो सबसे अच्छी बात है इस करियर की कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि यार मेरे को 1 साल या 2 साल ब्रेक चाहिए है, मैं कोई अपना बिज़नेस सेटअप कर रहा हूँ, या चलो यार मैं श्योर जॉब के लिए ट्राई करता हूँ, तो आपको 1-2 साल देने पड़ते हैं उस चीज़ में। आप जिस भी रैंक में हैं, आप उस टाइम पे वो 2 साल का सबैटिकल ले सकते हैं, और उसके बाद बिकॉज यू हैव अ वैलिड लाइसेंस which certifies that you can come back and sail on a ocean going vessel। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी तो मेरे फ़िलहाल कोई प्लान्स नहीं है ब्रेक लेने के, एटलीस्ट कैप्टन बन जाऊँ, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंसर्स आजकल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, अदर इंस्टाग्राम और फेसबुक शॉर्ट्स, और यूट्यूब में भी शॉर्ट्स एंड रील्स वगैरह चल रही हैं, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और हमने ऐसा भी देखा कि टॉप 4 जो बिग जाइंट्स हैं कंपनीज, उनके भी जो पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं या करंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना सैटरडे संडे अपना शॉर्ट्स में एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। तो न्यू प्रोफेशनल जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं हेल्प होती है। तो जैसा कि आप सेलिंग इंडस्ट्री से हैं, तो आप भी इस तरह के कुछ वीडियो शेयर कर रहे हैं या आने वाले टाइम पे प्लान कर रहे हैं कि आप भी आने वाले कैडेट्स के लिए कुछ कंटेंट बनाएंगे, तो ऐसा कुछ अगर आपका आगे का व्यू है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई
फ्रैंकली स्पीकिंग जो टॉप शिप पे मैनेजमेंट लेवल होता है, या तो उनका शिप बहुत अच्छे से चल रहा है ना, तो उनके पास काफ़ी टाइम है तो वो रील्स बना रहे हैं, है ना। मेरे जैसे जो मीडियोकर लोग हैं जो अपने काम से काम मतलब रखते हैं, उनको रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स से ज़्यादा मतलब देखना तो अच्छा लगता है, बट जो ओवर ग्लैमराइजेशन होता है उसका, और वो सिर्फ हमारी फील्ड में नहीं है, मतलब मेरी फील्ड में तो सबसे कम है एक्चुअली, और फील्ड्स में तो और भी ज़्यादा है भाई। मेरी फील्ड में तो जिसको टाइम मिलता है वो बना सकता है, और जिसके पास वो सॉर्ट ऑफ वोकेशन है, जिसके पास वो एक्सपर्टीज़ है, भाई मेरे पास नहीं है। तुम मेरे वीडियो अगर देख लोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे कौन कबूतर जाके वीडियो बनाने लगा ये, है ना। तो मैं तो कोई वीडियो या रील या उसमें नहीं बनाऊंगा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, बट हाँ मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे हूँ। सो इफ़ समबडी वांट्स टू कनेक्ट विद मी ऑन अ रियल लेवल रादर देन सीइंग माय वीडियोस एंड सीइंग माय, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा मीडियम नहीं है, ये बहुत अच्छा मीडियम है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, बट उसको देख के अगर कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है कि यार ड्रेस पहन के टोपी लगा के ब्रिज पे खड़े हुए हैं, क्या मस्त ज़िंदगी है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको एक सर्टेन झलक दिखला रहे हैं कि देखो हमारी इंडस्ट्री को भी रिस्पेक्ट करो, और देखो हम लोग कैसे जीते हैं। सच्चाई हो सकता है उससे मीलों दूर हो, आप अच्छे से जीते हो, आपको खाना मिलता है, सारी चीज़ें पेड होती हैं आपके, मतलब मैं लिटरली अपने घर से जेब में हाथ डाल के जाता हूँ और जेब में हाथ डाल के वापस आता हूँ, मेरा कोई खर्चा नहीं होता 4 दिन का, मेरा सिंगल अलोन का। तो जब एक इंडस्ट्री आपको इतना सब कुछ दे रही है तो आपको और उसको कितना ओवर ग्लैमराइज करना है भाई, क्यों चाहते हो कि कोई तुमको देखे। हाँ, अवेयरनेस फैलाना अच्छी चीज़ है, अवेयरनेस लोगों को बताना कि यार ये देखो ऐसा होता है शिप पे या वैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो उसकी नॉर्मल रील्स या नॉर्मल वीडियोस बनाए जाएं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे ऐसे आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे लड़के बच्चे बनाते हैं जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, जिनका एक्चुअली में वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपर्टीज़ है वो चीज़ बनाने का, एडिटिंग करने का और वॉइस ओवर करने का, और दूसरी चीज़ है कि वो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हाँ यार देखो ऐसा होता है जहाज़ पे। बट ये 10% लोग हैं भाई, बाकी के 90% ज़बरदस्ती जहाज़ को ओवर ग्लैमराइज कर रहे हैं। अच्छा है, अच्छा करियर है, पैसा अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, बट उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि अदर देन द रिस्क ऑफ लाइफ और कुछ ऐसा है जो हम ओवर एंड अबव कर रहे हैं। भाई एक आदमी जो ऑयल का जो BP का अपन टैंकर देखते हैं बाय रोड, जो टैंकर जाते हैं 130 लीटर या ऐसे कुछ के होते हैं, तो उसमें जो वो चालक दल है, हम उसका तुम 100 गुना कर लो या 200 गुना कर लो, हम उस चालक दल का एक हिस्सा हैं। तो हम एक वो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का एक ज़रिया है, उसमें ग्लैमराइजेशन क्यों डालना है, मतलब वो मेरे को नहीं समझ में आता। और इस चीज़ से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, और मैंने ये खुद फेस की हुई है, नए नए बच्चे आते हैं, कैडेट्स आते हैं, क्रू जो इनिशियली GP रेटिंग से आते हैं वो लोग आते हैं, और उनके दिमाग में रहता है यार वो वाली रील में तो मैंने ऐसा देखा था। भाई डिजिटल दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो, असल दुनिया में आओ। असल दुनिया में तुमको ये चीज़ समझ में आएगी कि वो है एक
बहुत ही मिनिस्क्यूल पार्ट है, बट 99% पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इन शॉर्ट अगर मैं इसको समराइज़ करूँ कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब प्रैक्टिकली आप जो फील्ड पे कर रहे हैं वो आप थ्योरेटिकल सीख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन जो रियल आपको एक्सपोजर मिलेगा जब आप रियल में उस चीज़ को ज्वाइन करेंगे और टाइम देंगे तभी वो चीज़ें आएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है नॉलेज बडी लर्निंग अकेडमी, इसका भी मेन मोटिव है कि हम स्किल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, हेल्प करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई सेलर या सेलर बनना चाह रहा है तो एक इंडिविजुअल अगर वो 12th पास कर रहा है या करियर सर्च कर रहा है करियर पाथ को, तो क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स आपको लगता है होना चाहिए, या कोई ऐसी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता है आपके एक्सपीरियंस से कि ये स्किल्स होनी चाहिए तभी एक सेलर अच्छा करियर चूज़ कर सकता है या लंबे समय तक उस करियर में टिक सकता है? तो आप अपना कुछ इसमें शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंस? यार ये थोड़ा लंबा आंसर होगा। एक्चुअली क्या है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही साथ पूछ लिए हैं, तो अपन इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि पहले तो इस फील्ड में अगर आपको आना है तो क्या करना चाहिए। तो बेसिकली 12th आपको मैथ साइंस से करनी पड़ेगी, ठीक है। पीसीएम में आपके मिनिमम 60% होने चाहिए, इंग्लिश में 50% होने चाहिए। ये 12th का एक बेसिक क्राइटेरिया है और हमारे यहाँ मिनिमम क्राइटेरिया रहता है। हमारे यहाँ मैक्सिमम या मतलब ये कट ऑफ हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आज से कुछ साल पहले तक ये काफ़ी अनरेगुलेटेड फील्ड था, बट अब थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं और अब एक यूनिवर्सिटी बनी है कॉल्ड इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। तो जैसे आप लोग जेई का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आप लोग मेडिकल का एग्ज़ाम देते हैं, वैसे ही साल में एक बार एक IMU CET होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, आपको उस टेस्ट में बैठना है और उस टेस्ट का फॉर्म भरना है, उसमें बैठना है और उसका बाद जैसे जो नॉर्मल अपनी जो वो होती है काउंसलिंग, आपको उस काउंसलिंग में जाना है, आपको कॉलेजेस मिलेंगे और उससे आप करोगे। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक होता है डिग्री करना और एक होता है DMET करना। नाउ DMET इज़ बेसिकली डिप्लोमा। तो आप सिर्फ एक ही फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में, DMET भी करके आप अपनी जो ग्रेजुएशन है BSc या BE की डिग्री वो आप पूरी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप BSc BE करते हैं तो आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती। अब स्पॉन्सर इस फील्ड में थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली क्या है कि जब आप डिप्लोमा करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि भाई जो भी आदमी डिप्लोमा कर रहा है उसके पास एक स्पॉन्सरशिप कंपनी हो। बेसिकली वो आपकी पैसे से कोई मदद नहीं कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ योर डिप्लोमा यू आर अश्योर्ड अ जॉब। तो CET देने के बाद आपको, अगर आप DMET में जाते हैं तो आपको एक स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। जनरली उसके एड्स निकलते हैं, इंटरनेट पे आता है और आप उनका खुद का एक एग्ज़ामिनेशन प्रोसीजर होता है उन कंपनीज़ का। तो आप 3 4 5 कंपनीज चुन लीजिए और उनके स्पॉन्सरशिप भर दीजिए। एक और डिफरेंस जो है वो DMET और ग्रेजुएशन कोर्सेज में ये है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। DMET आपका 1 साल का ही होगा और उसके बाद आपको सेलिंग करनी पड़ेगी। डिग्री कोर्सेज थोड़े से महंगे होंगे और 3 4 साल बाद आप सेलिंग कर पाएंगे। तो ये तो हो गई कि आप कैसे जाते हैं इस फील्ड में। अब बात आती है क्या स्किल्स होनी चाहिए। यार मेरे 17 साल के करियर में मेरे हिसाब से द विलिंगनेस टू वर्क बस एक है। उसके अलावा आप का क्या इंटरेस्ट है, डू यू लाइक द सी और नॉट, डू यू लाइक सेलिंग और नॉट, आर यू एन इंट्रोवर्ट, ओके, दैट इज द परफेक्ट फिट। ओके, बट ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो सोशली मतलब जो ऐसी बात नहीं है। सोशली आपका अच्छा खासा एक ग्रुप रहता है जहाज पे। इवन जब आप
जहाज़ से घर पे आते हैं तो मतलब आपके दोस्त यार हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं। पर्सनली मेरा ये मानना है कि स्किल सेट जो है वो आप उधर पे ये बहुत ही कम ऐसी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ब्लू कॉलर जॉब है, तो इसमें आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप वो ही अप्लाई करेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हमको एक COC मिलती है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, भाई आपको ग्रेजुएशन में डिग्री मिली होगी, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ने आपको ये बोल दिया है कि भाई ये आदमी थ्योरेटिकली तो हमने इसको पढ़ा दिया है, ठीक है, प्रैक्टिकली अब हमको पता नहीं ये कैसे क्या करेगा। इस फील्ड में ऐसा नहीं है, बिकॉज इट्स अ ब्लू कॉलर जॉब। हमको जब सर्टिफिकेट हम अपने निकालते हैं तो उसको COC बोला जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, विच इज़ गिवन बाय अ गवर्नमेंट एंड नॉट बाय अ यूनिवर्सिटी। नाउ व्हाट डज दिस मीन? सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है दैट यू हैव द theoretical as well as the practical knowledge of that subject to go and then run the ship according to the theories which you have learned. So basically you have both the vocations, both the training which is required to run a ship. Okay, तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में जो स्किल सेट जो डेवलप होता है वो ऑन द जॉब होता है। ये आपको इनिशियली आप सोचो कि अरे यार मेरे में ये स्किल है, इसके लिए मैं सेलिंग कर लूँगा, ये नहीं है। जब तक आप उधर आओगे नहीं, ठीक है, तब तक तो आपको मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि भाई आपके कोई पहचान वाला आपके पिताजी हैं जो सेलर हैं, तो आपको हो सकता है 5-10-15% पता हो, बट एक हर इंडिविजुअल हर सिचुएशन में अलग रिएक्ट करता है। आप उस सिचुएशन में आके जहाज़ पे कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, आप इमोशनल हो जाएंगे या आप एज अ रॉक स्टेडी रहेंगे, ये आपको वहीं पे आके पता चलेगा। तो फ्रैंकली देयर इज़ नो स्किल सेट, ओनली थिंग इज willingness to work. If you can work with your hands, with your brain, keep your eyes and ears open, talk a little bit less, at least initially, you would go very far in this career. ओके, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और एक मेरे दिमाग में जस्ट फॉर माई क्यूरियोसिटी, इट मे साउंड फनी और ऑडियंस को भी फनी लग सकता है क्वेश्चन मेरे, जस्ट आपने जो किया एक बेसिक मेरे दिमाग में आया कि अगर आपको एक सेलर बनना है और आपको अगर स्विमिंग नहीं आती है तो क्या वो ऐसे कैंडिडेट को हायर एज अ सेलर हायर करेंगे, या वो उनको स्विमिंग की ट्रेनिंग के लिए पहले बोलेंगे कि आप स्विमिंग सीखिए फिर आप एज अ सेलर ज्वाइन कर सकते हैं? तो मे बी साउंड फनी, पर मेरे एज अ कॉमन मैन, ले मैन, मेरे को एक क्वेश्चन आया, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो इस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे? Okay, so you should know the basics of swimming. Okay, आप अब इसका मैं मतलब आई वुड फील वेरी हिपोक्रेट सेइंग दिस, बट आप जहाज में जाते हैं, आपको उड़ना आता है? नहीं आता। तो अगर आपको उड़ना नहीं आता तो आप जहाज में क्यों गए, हवाई जहाज में? भाई एरोप्लेन में आदमी जो जाता है, बहुत सारे लोग जाते हैं आजकल, सबको उड़ना तो नहीं आता, फ्रैंकली किसी को भी उड़ना नहीं आता। हाउ टू फ्लाई द प्लेन, बट ही डजंट नो हाउ टू फ्लाई हिमसेल्फ। भाई वो चिड़िया तो है नहीं। तो आपको ऐसा कोई मेरी समझ में ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको स्विमिंग आनी ही आनी चाहिए, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको पानी से डर नहीं लगना चाहिए। जनरली आदमी का जो थिंकिंग रहती है वो ये रहती है कि यार मेरे को स्विमिंग नहीं आती तो मैं मर्चेंट नेवी में नहीं जा सकता। स्विमिंग आती है नहीं आती, अगर मैं तुमको बोलूँगा बेटा अपनी जान लगाने के लिए कूदो, तो तुमको कूदना है।
वो डर नहीं होना चाहिए। तो हमारी जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं अब तो वो बहुत अच्छी हो गई हैं, हर 5 साल में हमको रिन्यूअल करना होता है। तो उसमें 2 कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको 25 फीट से छलांग लगानी पड़ती है एक स्विमिंग पूल में, ऑफ कोर्स वेयरिंग अ लाइफ जैकेट, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। लाइफ जैकेट आपकी जान बचाएगा। आपको स्विमिंग आती है या नहीं आती है, और आप जान के ये एक्चुअली थोड़े वो होंगे, बट मोर देन 50% ऑफ द सेलर्स डोंट नो हाउ टू स्विम। ओके, काफ़ी फ़नी क्वेश्चन था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि माइंड में जो पॉडकास्ट देखें उनके दिमाग में ये क्वेश्चन हो और वो जस्ट लगे संकोच करें कि कैसे हम पूछें इस क्वेश्चन को। तो दैट्स वाई ऑन सम बिहाफ ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट आई हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। और काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया प्रोफेशनल लेवल पे। अब इसी के अंदर हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम कैरियर पाथ चुन रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अगर देखा जाए तो क्या चीज़ें हैं उसमें एज अ सेलर कितना वेटेज देना चाहिए पर्सनल लाइफ को? इसके अंदर भी बहुत आपको मैंने देखा कि 180 डेज ऑन यू हैव टू ऑन द शिप, तो आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं और कैसे पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्या चीज़ें देखनी चाहिए, उसमें बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ओके, तो बेसिकली जो इनिशियली ज्वाइन करते हैं सेलिंग को, उनके ज़्यादा पर्सनल या फैमिली इश्यूज नहीं आते हैं, बिकॉज यू आर वॉट सी आई स्टार्टेड सेलिंग व्हेन आई वाज 19 years of age. My parents were young, my sister was young, younger sister. So she was studying in school when I went on my first ship. पेरेंट्स थे, फादर जॉब कर रहे थे, मदर होम मेकर थी, तो मतलब सब कुछ सही चल रहा था। तो मतलब पर्सनली उस टाइम पे तो कुछ नहीं लगता है, बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं यार, पेरेंट्स आपके एक एज उनकी बढ़ती जाती है, आपके भाई बहन बड़े होते हैं, तो आप पे एक बर्डन आने लगता है। बट बेसिकली ये एक फैमिली का माइंडसेट है, ये इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट नहीं हो सकता। आपको अपनी फैमिली को तैयार करना है कि देखो मैं इतने दिनों के लिए बाहर जाऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि फैमिली को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि यार एक बंदा या बंदी अपने घर से इतने दूर हैं, उनको आज बाई नहीं आई और आज बल्ब फूट गया, ऐसे टाइप की इन्फॉर्मेशन मत दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। द सेम वे व्हेन अ पर्सन इज़ ऑन द शिप, अच्छा मैं पर्सन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल एक टाइम पे ये भी बोला जाता था कि ये एक मेल सेंट्रिक प्रोफेशन है, बट ये नहीं है भाई। आज इसमें आई थिंक एक कंपनी है जिसका एक शिप फुल्ली मैन्ड बाय वुमेन आज चल रहा है। सो वुमेन आर एज मच इंक्लूसिव इन दिस फील्ड नाउ एज दे आर इन अदर फील्ड्स, बट even 5 to 10 years before it was not the norm. Okay, so that is why I am referring to them as person. So now the person who is on board the ship, coming back to our original thing, that मम्मी मेरे को आज अच्छा खाना नहीं मिला, मम्मी आज मेरे को सर ने ये डांट लगाई, आज चीफ साहब ये बोल रहे थे, आज कप्तान साहब ये बोल रहे थे, ये सारी चीज़ें नहीं बतानी की। You have to be a rock, and at the same time you have to be a rock for yourself and you have to be a rock for your family as well. कई सारी बार ऐसा होगा कि आपको अच्छी न्यूज़ नहीं मिलेंगी, किसी की डेथ हो गई घर पे, कोई बीमार चल रहा है। ऑफ कोर्स कंपैशनेट ग्राउंड्स में आपको लीव मिलती है विदाउट पेइंग एनीथिंग, बट द प्रॉब्लम विच वी फेस एज सेलर्स इज़
since the advent of satellite telephones and satellite internet, information काफ़ी जल्दी पहुंच जाती है हम तक, बट जहाज़ उतनी तेज़ नहीं चलता है। जहाज़ धीरे चलता है, 15-20 नॉट पे चलता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30-35 किलोमीटर्स पर आवर है। तो अगर हमको, अब हम जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से दुबई, तो हमको पता है वो 7 दिन लगेंगे ही। अब आपके शिप ने जैसे ही पोर्ट छोड़ा, सपोज़ बॉम्बे पोर्ट छोड़ा और 1 दिन हुआ, अब आपको पता चल गया कि आपके घर पे कोई बीमार है या किसी की डेथ हुई है, जहाज़ अपना सिर्फ एक आदमी के लिए रूट नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो आपको दुबई तक 6 दिन और बेयर करने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप वापस आ पाओगे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आदमी शुरू में नहीं सोचता है, क्योंकि वो चीज़ें फ्रैंकली उसके साथ हुई नहीं रहती हैं। जिनके साथ हुई रहती हैं वो पहले से ये बता सकते हैं कि यार देखो ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो बात हो गई एक पर्सनल लेवल पे। प्रोफेशनली जो मैंने आपको पहले बताया कि द विलिंगनेस टू वर्क एंड, क्योंकि आप एक हैवी चंक ऑफ मनी अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस फील्ड में आने के पहले यू हैव टू थिंक वेरी हार्ड कि यार अगर मैंने इसको छोड़ना बहुत सिंपल है, छोड़ना बहुत सिंपल है इस फील्ड को भाई, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। यहाँ पे ना हमको कोई क्या टेन्योर, वो क्या नहीं रहता है जो 3 महीने का आपको नोटिस पीरियड और वो सब, हमारे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को नहीं सेल करना, मेरे को उतारो, बात खत्म हो गई। कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड, ओके, यू पे फॉर योर ओन एयर फेयर एंड यू गो बैक होम, ठीक है। और उस दिन से आपने छोड़ दिया, ठीक है। बट आप ये सोचो, आपका अगर आपने कोई डिग्री प्रोग्राम किया, कैडेटशिप करी, तो आपके 20-25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए हैं आप पे। नाउ फॉर अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली स्टिल दैट इज़ अ वेरी ह्यूज चंक ऑफ मनी। तो कोई भी इस फील्ड में जो जा रहा है उसको ये बहुत बहुत ही एक्यूटली सोचना पड़ेगा कि क्या मैं वो 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं, और अगर करूं तो क्या मैं उसमें स्टिक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हम लोग काफ़ी बोलते हैं कि अरे पिछली जनरेशन अच्छी थी, या समझ लो मेरी जनरेशन जो अपनी जनरेशन है, क्या मिलेनियल्स, ओके। सो मिलेनियल्स आई वुड से कि ज़्यादा छोड़ते हैं, और जो अभी जो करंट जनरेशन चल रही है, दे आर वेरी क्लियर व्हाट दे वांट टू डू। मेरे हिसाब से, कमिंग बैक टू दैट रील्स एंड दिस थिंग, अगर कोई अपना जॉब इस पार्ट को बना के अगर उसको खुशी मिल रही है और उसका इंटरेस्ट बना हुआ है इस फील्ड में, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो वो 100% बुरे भी नहीं है रील्स बनाना और वीडियोस बनाना, बट जो प्रोफेशनली जितना भी आप इस फील्ड में टाइम दोगे, आगे चल के आपको, बिकॉज द फाइनेंसेस आर प्रीटी सॉर्टेड फॉर अ मिडिल क्लास बॉय, आप 10 साल या 12 साल या 15 साल में एक छोटे टाउन में जैसे अपन रहते हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर में, उनको काफ़ी मतलब एक स्टेबिलिटी मिलेगी, और चाहें तो 10-15 साल बाद आप छोड़ सकते हो, कुछ और ट्राई कर सकते हो। वो चल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम। जैसे गौरव जी ने एक्सप्लेन किया अभी तक की जर्नी, और इसी जर्नी को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे लेना चाहेंगे। जनरली जब हम सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारे मिथ्स होते हैं सेलिंग इंडस्ट्री को लेके, और कुछ मिथ्स सर ने दूर भी किए हैं। और एक मिथ है, अब ये मिथ है कि नहीं है,
और मे बी साउंड्स फनी अगेन, क्योंकि कई बार हमने मूवीज़ में देखा है कि नेवी में सेलर होते हैं या नेवी इंडियन नेवी के जो कैडेट्स होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। और ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनसे इंस्पायर होती हैं और दे आर काफ़ी गुड लुकिंग। तो ये एक ऐसा मिथ है या इट्स रियलिटी? और जो गर्ल्स इस टाइप से अट्रैक्ट होती हैं या ऐसा मूवीज़ में दिखाया जाता है कि दे आर वेरी स्मार्ट और डैशिंग, तो रियल वर्ल्ड में क्या ऐसा कुछ है? वो कुछ हम जानना चाहेंगे आपसे। यार ये तो आपने एक शादीशुदा आदमी को एक बहुत ही बड़े संकट में डाल दिया है। ओके, तो जो सच्चाई है वो ये है कि यार जब तक आप टीवी पे या फिल्म पे मसाला नहीं दिखाएंगे तब तक वो फिल्म या कंटेंट नहीं चलेगा। जैसा कि हर इंडस्ट्री में है या एक जनरल जो हमारे साइकोलॉजी की सोच है वो ये है कि यार जब आदमी के पास पैसा होता है तो उसके पास मतलब उस हिसाब से लड़कियां भी आ जाती हैं और आपकी शादी भी बहुत ही सुंदर लड़की से होती है और ये सारी चीज़ें। बट yes, I would say that it is part myth and part reality. So मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार आप मेरे को देखो, आपको लगता है मैं कहीं से डैशिंग हूँ। आई मीन हाँ, मेरी बीवी की नज़र में मैं बहुत डैशिंग हूँ, मेरी माँ की नज़र में मैं बहुत डैशिंग हूँ, बट सब वैसे नहीं रहते हैं। हम सब लोग एक नॉर्मल जैसे मैंने पहले बोला एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उठ के और कुछ अलग करने की चाह रखते हुए हम आगे बढ़े थे। ऑफ कोर्स हम लोग ने भी उस टाइम पे मूवीज़ देखी थी, बहुत सारे जो उस टाइम पे कंटेंट अवेलेबल था उसको देखा था। तो ऐसी बात नहीं है नहीं होते हैं, बट ऑफ कोर्स इन योर यंगर डेज यू आर मोर फिटर, more better looking and frankly more daring, you can say. So all those things are what a partner is looking into you. Okay, so मैंने जो बोला पार्ट मिथ और पार्ट रियलिटी, तो कुछ लोगों के होते होंगे वो सपने की। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा यार, मैंने ये नोटिस किया है या ओके चलो मैंने नहीं नोटिस किया, मैं तो वो चीज़ करता हूँ, बट बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बोला है कि यार यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लगते हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यूनिफॉर्म में कोई भी अच्छा लगता है, तो वो चाहे आर्मी नेवी हमारे आर्म्ड फोर्सेस की हो, हमारी मर्चेंट नेवी की हो, या मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई भी पुलिस की हो, वर्दी में सब लोग अच्छे लगते हैं, डैशिंग लगते हैं। बट जब वो वर्दी उतर जाती है ना जब आप बॉयलर सूट में आ जाते हो और वो पूरा काला तरीके से रंगा हुआ होता है और आपका मुंह भी पूरा काला होता है, मतलब तेल लगा हुआ है आपके मुंह पे, तो वो आप फोटो किसी लड़की को दिखा दीजिए और उसे बोलिए इससे आपकी शादी होने वाली है, भैया वो नहीं करेगी, वो नहीं करेगी बोलेगी यार ये कलुए से कौन शादी करेगा बताओ। तो वही मैं बोल रहा था, पार्ट मिथ है पार्ट रियलिटी है। बट हाँ, अगर पैसा है आपके पास तो ऑफ कोर्स आपका पार्टनर जो है एक स्टेबल रिलेशनशिप को ढूंढ रहा है, एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अब तो आप दे ही पाएंगे। सो दैट इज़ अ गुड टेक अवे कि हाँ यार, बट एट द सेम टाइम आप कैसे हो उसको आप कुछ ही परसेंटेज में इन्हांस कर सकते हो, बट मेरे जैसे आदमी को आप डैशन नहीं बना सकते भाई। आपने यहाँ पे एक पॉइंट रखा कि जो वर्दी पहनते हैं तो उसमें बीइंग अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, मैं इसको थोड़ा सा अपने ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने सर ने वर्दी की बात की, तो जब हम अच्छे क्लोथ्स पहनते हैं और हम अपने प्रोफेशन के हिसाब से क्लोथ्स पहनते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है जब आप उसको कैरी करते हैं और वो आपको लगता है और दूसरे लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप खुद पहनते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैक्सिमम इंटरव्यूज़ वर ऑन द फोन स्क्रीन,
तो उस समय बहुत सारे लोग होते थे घर के पजामे में इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, व्हेन आई वेयर पजामा एंड प्रोफेशनल क्लोथ अपर साइड, तो वो कॉन्फिडेंस 70% तक जाता है। लेकिन अगर व्हेन आई ड्रेस्ड कंप्लीट विथ फॉर्मल शूज़ ऑल्सो, शूज़ मेरे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं फॉर्मल शूज़ और फॉर्मल क्लोथ्स और फॉर्मल टी शर्ट की जगह शर्ट पहन के इंटरव्यू दे रहा हूँ और प्रॉपर वॉच भी पहन रहा हूँ उसमें, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 90 to 95% तक पहुँच जाता है। मतलब ये चीज़ बहुत काम करती है, जो काफ़ी अच्छा आपने वैलिड पॉइंट दिया, और इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने बात की कि एक फ्रेशर कैडेट ज्वाइन करता है, सारे क्वेश्चन हमने उससे पूछे। अब हम आपसे जानना चाहेंगे आफ्टर 10 to 15 ईयर्स एक कैडेट की लाइफ कैसी रहती है, और उनके जैसा आपने बताया कि फैमिली में आपका वाइफ होगा, आपके बच्चे होंगे, आपके मदर फादर की एज ज़्यादा हो जाती है, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं आप, या आपके जैसे और भी कैडेट्स, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ओके, तो वही अपन जिस बात से अपन आगे बढ़े थे कि इनिशियली आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बिकॉज एवरीबडी इज़ बिज़ी विद देयर वर्क और देयर होम और व्हाटएवर। बट आगे चल के भाई एक टाइम आएगा जब आपकी शादी होगी, आप अपना घर बनाना चाहेंगे, बच्चे होंगे, पेरेंट्स की एज हो जाएगी, रिलेशन में शादियां होने लगेंगी एंड स्टफ लाइक दैट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरे हिसाब से यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बॉस ने एक टारगेट दे दिया तो आप शादी में नहीं जा पा रहे हैं, या किसी की तबीयत ख़राब है, दूसरी सिटी में है, आपके साथ प्रोफेशनली कुछ ऐसा हो गया है जिससे आप अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं, और उस सिचुएशन में आप उस टाइम पे उस अपने नियर एंड डियर वन के साथ नहीं हैं। बट एक जो अच्छी चीज़ है बाकी प्रोफेशंस में, और जो मेरा जो सीलिंग प्रोफेशन है उसमें जो डिफरेंस जो आता है वो ये है कि जो यहाँ पे एक प्रोफेशनल है जो नौकरी कर रहा है, वो नौकरी छोड़ सकता है, ठीक है। वो नौकरी छोड़ के, और मतलब इफ़ इतनी ही ज़्यादा इमरजेंसी है और उसको छुट्टी नहीं मिल रही है तो भाई वो नौकरी छोड़ सकता है। ही ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन कि भाई मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, तुमको जो करना है तुम कर लो, ठीक है ना। और वो किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहे, आई बिलीव वो 24 to 36 आवर्स में अपने घर पहुँच सकता है, होम टाउन, ठीक है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था कि आप बॉम्बे से निकले और आपको दुबई जाना है तो 7 दिन लगेंगे भाई, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट मच टाइम। अब यार फ्रैंकली वुड यू वांट कि जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं जिनकी डेथ हुई है, उनकी डेड बॉडी 6 दिन तक रखी रहे कि भाई आप आओगे तब वो डेड बॉडी जलाने ले जाई जाएगी या दफनाने ले जाई जाएगी? नहीं भाई, आप अपना ग्रीफ कंडोलेंसेस पहुंचा सकते हो, आप अपना ग्रीफ व्यक्त कर सकते हो, और जहाज पे आपके साथ जो 20-22 लोग हैं, मेरे हिसाब से वो दुनिया के सबसे अंडरस्टैंडिंग लोग हैं, क्योंकि उन सब के साथ या तो वो चीज़ हो चुकी है या होने वाली है। सो दे आर acutely aware of that problem which you are facing. So they would be very compassionate with you, they would be very supportive, emotional support मिलेगा आपको। बट आई वुड स्टिल से कि यार ऐसी कोई भी चीज़ होती है यार, काम बंद मत करना, क्योंकि यार खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो काम आप बंद मत करना, आप सारी चीज़ें करो बट काम मत बंद करना, ठीक है ना। आप रो गाओ चीखो चिल्लाओ, वहाँ पे तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। अगर आप सही में जहाज के पीछे जाके खड़े हो जाओ या आगे जाके खड़े हो जाओ और खूब तेज चिल्लाओ तो कोई नहीं सुनने वाला आपकी आवाज़,
ठीक है ना। तो अच्छा, ये तो बात हो गई एक फैमिली से रिलेटेड। अब अपन आते हैं सोशल जो प्रॉब्लम्स होती है। यार देखो, हम और तुम इतने साल से दोस्त हैं, ठीक है ना। मैं जब 19 साल का था तो तुम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, करेक्ट। मैं सेलिंग चला गया, ठीक है। फिर जब मैं वापस आता था तो अपन मिलते थे, ठीक है। फिर यार 2-3 साल तो वैसे हो गए भाई। उसके बाद तुम्हारी नौकरी लग गई। अब तुमको नौकरी पे जाना है सुबह 9:30 बजे, ठीक है, और शाम को 7 बजे तक मजदूरी करनी है, करेक्ट। चाहे अब तुम वो ऑफिस में कर रहे हो, चाहे वो तुम अपने बिजनेस में कर रहे हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। अच्छा, मैं आया हुआ हूँ, ठीक है भाई। अपन तो 4-5-6 महीना कमा लिए। अब हमारे लिए हर दिन छुट्टी है, हर दिन संडे है। तो यार भाई, अब अपने को तो चाहिए कि अपना कोई सोशल ऐसा वो हो। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड आपके वो दोस्त भी छूटने चालू हो जाते हैं। फिर उनकी शादी हो जाती है भाई। जब तक आदमी छड़ा छड़ा है तब तक तो तब भी यार सैटरडे संडे को घूमने चले गए, शाम को मिल रहे हैं, कुछ नहीं तो चाय पे ही मिल रहे हैं, चाय की चुस्कियों पे बकवास हो रही है। बट एक फिर पॉइंट आएगा जब भाई आपकी भी शादी हो जाएगी, उसकी भी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि दोनों की बीवियों के नेचर नहीं मिलते हों। हम लोग के केस में ये हो जाता है कि यार चाहे बीवी होए चाहे ना होए, वो तो हर दिन संडे ही है ना हमारा। भाई तुम लोग तो अपनी नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो तुम सुबह से शाम तक बिजी हो। मैं तो खाली वेला बैठा हूँ, है ना। अब तुम शाम को 8 बजे थके आ रहे बेचारे साथ कि मेरे साथ अय्याशी करने चलोगे, बाहर चाय पीने चलोगे। तो सोशल जो आपका जो एक ग्रुप है वो भी धीरे 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 ना कम होता जाता है। तो इनिशियली आपको नहीं पता चलेगा, पहले 5 साल आपको एकदम भी नहीं पता चलेगा। बट एक टाइम आएगा, एक एक समय आएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ यार, सोशल लाइफ थोड़ा सा कम हो गया है। बट एक जो अच्छी चीज़ है इस फील्ड में, आप बहुत सारी कंट्रीज़ के लोगों के साथ सेल करते हैं, बहुत सारी सिटीज़ के लोगों के साथ सेल करते हैं। इवन विद इन इंडिया आप मैं आज गोवा जाता हूँ, मैं 6 लोगों को जानता हूँ। मैं आज बॉम्बे जाता हूँ, 25 लोगों को जानता हूँ। दिल्ली जाता हूँ, 6 लोगों को जानता हूँ। अरे मैं असम जाता हूँ, मैं इतने लोगों को जानता हूँ। वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में। तो मेरा हो सकता है मेरी सिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा सोशल सर्किल ना हो, बट ऑल ओवर इंडिया मेरा सोशल सर्किल है। तो मैं चलता फिरता फेसबुक हूँ, लोगों के तो सोशल प्लेटफॉर्म पे इतने दोस्त रहते हैं, मेरे तो एक्चुअल में चलता फिरता फेसबुक जैसी टाइप की चीज़ है। तो ठीक है, अच्छा है। बट ये सारी चीज़ें किसी भी न्यू जॉइनर को अपने आगे के लाइफ के बारे में ये चीज़ पहले से पता होती है तो अच्छा रहता है, जो कि फ्रैंकली मेरे को नहीं पता थी। ओके, काफ़ी अच्छा लगा गौरव जी, यू हैव गिवन योर टाइम, वैल्यूबल टाइम, और आपने काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट के लिए जो हमने क्वेश्चंस रखे थे उनको आंसर किया। और हमने कोशिश की कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हमने वो क्वेश्चंस लिए, और इट विल बी हेल्पफुल फॉर द यंगस्टर एंड ऑल्सो आपके जो सेम कैडेट्स हैं वो भी उससे हो सकता है इंटरव्यू को देखें, उनको भी कुछ ऐसी चीज़ें सीखने मिले जो वो उसके अंदर है कि नहीं सीख पाते, लेकिन जब कोई दूसरा बताता है तो दे कैन लर्न समथिंग। तो इसके अलावा फ्रॉम बीइंग पार्ट फ्रॉम कैडेट, एनीथिंग यू वांट टू से टू द ऑडियंस ऑफ इंडिया एंड ग्लोबली जो इस प्लेटफॉर्म को देखेंगे या इंटरव्यू को, पॉडकास्ट को देखने वाले, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? और एट लास्ट, एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट अ प्लेटफॉर्म नॉलेज बडी लर्निंग अकेडमी, योर व्यूज़ ऑन दैट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आज के यंगस्टर्स और उन लोगों को एड्रेस करना चाहूँगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। आप बिल्कुल आइए, बट अडिग रहिए। आपको हिलना नहीं है। मेंटली, फिजिकली यू हैव टू बी दैट स्ट्रॉन्ग दैट यू कम हियर एंड स्टे। ओके, अपने आप में इन्वेस्ट करिए, चाहे वो नॉलेज गेन करने का हो, चाहे वो अपनी स्किल्स बढ़ाने का हो, और चाहे वो कोई स्पोर्ट खेल के जो भी है आपका एक पास टाइम होना चाहिए, एक हॉबी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो
इन द लॉन्ग रन ऑफ लाइफ काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। नॉलेज बडी लर्निंग एकेडमी पे मेरे को जितना विश्वास है शायद और लोगों को नहीं होगा या नहीं था। मेरे को जितना विश्वास था कि हाँ सौरभ सर आगे चल के इसको एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे और बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करेंगे। फ्रैंकली अगर आप नॉलेज लर्निंग एकेडमी के पुराने वीडियोस देखें तो एक जो सबसे पहला ट्रेनिंग का वीडियो था वो मैंने ही शूट किया था। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, बट आज तक कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि हम दोनों लोग साथ में बैठ के हम लोग शाम को मिलते हैं चाय पे उस टाइम पे सारी चीज़ें हो जाती हैं, पर कभी ऐसा प्रोफेशनली मौका नहीं मिल पाया कि हम लोग आके ऐसी बात करें। और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके प्लेटफॉर्म पे आने में। आप ज़रूर इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और मेरे जैसे छोटे लोगों को बुलाते रहें, यही मेरी दुआ रहेगी। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सौरभ सर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश नॉलेज बडी लर्निंग एकेडमी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू गौरव जी, काफ़ी अच्छा लगा कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया और पॉडकास्ट में जो क्वेश्चंस हमने पूछे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है क्योंकि बहुत सारे हमने देखे हैं कि कहीं ना कहीं गैप था कि जो स्टिलिंग पे बहुत सारे पॉडकास्ट नहीं है अवेलेबल है, और खासकर यूट्यूब पे भी ऐसे कोई खास वीडियोस नहीं है जो इंडिविजुअली एज अ पॉडकास्ट में बात करते हैं बताएं। प्रोफेशनली आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक आम लैंग्वेज में जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उस लैंग्वेज में बहुत कम चीज़ें, तो उस गैप को हमने फाइंड किया और इसलिए हमने आज आपको इन्वाइट किया। कि अगर आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, सही नॉलेज चाहिए अबाउट दिस फील्ड, सो थ्रू सौरभ सर यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड डोंट वरी, कोई भी क्वेश्चन मैं हल्के में नहीं लेता हूँ। मतलब अब जैसे इन्होंने पूछा स्विमिंग वाला क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन वो ख़राब नहीं होता है। आपको झिझक नहीं होनी चाहिए, आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे सौरभ सर से कांटेक्ट करके, है ना। दैट्स इट, थैंक यू सर। जैसा कि सर ने अपील किया है, आप अपने कमेंट्स में हमें ड्रॉप कर सकते हैं क्वेश्चंस, आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे हमें डीएम कर सकते हैं, तो वी विल फॉरवर्ड टू गौरव जी, और जैसे कि आंसर होगा तो डायरेक्टली दे कैन कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड ही कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज पॉडकास्ट, सॉल फ्रॉम नॉलेज बडी लर्निंग एकेडमी। थैंक यू।